हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो पिछली बार हमने लेक्चर नंबर 1 दिया था रिलेशंस एंड फंक्शंस पे। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूंगा रिलेशन फंक्शंस को, जो कोई पढ़ना चाहता है इसको, तो ये आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। 11th का, ये 11th के 2 चैप्टर्स है और 12th का 1 चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि एमसीक्यू वीडियोस जो है वो उसी पे सारा चलेंगे। 1000 एमसीक्यूज में मैं सारा मैथमेटिक्स कवर करूंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो 10 नंबर है, आपको एमसीक्यू वीडियोस ही 10 नंबर दिलवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पिछली बार रिलेशंस में ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, फिर हमने देखा था रिलेशन क्या होता है, फिर हमने देखा था डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। अब आज का टॉपिक जो है बेटा, दैट इज द टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब रिलेशंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम पहला टाइप स्टार्ट करते हैं। आप अगर बस खाली वीडियोस देखोगे, बस दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, क्योंकि मैं सारा कंपाइल 11 12 बिकॉज इट्स वेरी ह्यूज सिलेबस। अगर आप ये 10 मार्क्स देखोगे, मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा सिलेबस है। तो अगर आप वीडियोस को अच्छे से देखोगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सारा समझ आएगा। लेकिन आपको पहले से स्टार्ट करना है। और जो इस वीडियो को पहले से देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी वो सेट्स को पहले देखे, तब जाके उनको समझ आएगा। तो और आप भी सपोर्ट बहुत कीजिए, तो ताकि जो ये कंटिन्यू हमने ये 1000 एमसीक्यूज का सिलसिला शुरू किया है, इसको हम एंड तक खत्म कर देंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हम स्टैटिस्टिक्स भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपकी रिक्वेस्ट पे, तो वो भी स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सबसे पहली रिलेशन जो है बेटा, उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। एज द नेम टेल्स यू, इट इज एम्प्टी। इसमें कोई चीज, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, एक रिलेशन में कह सकता हूं, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन। और इसको हम वाइड रिलेशन भी कह सकते हैं। इसको हम वाइड रिलेशन भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एक रिलेशन तब ही वाइड होगी, एम्प्टी होगी, जब उसमें फाई होगा, यानी कुछ भी नहीं होगा। जब उसमें कुछ भी नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर, सर एग्जाम्पल समझ ही नहीं आया। एग्जाम्पल बेटा देख लो, 2,4,6। एक्चुअली ये हाइपोथेटिकल रिलेशन है, असल में रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं बनती है, तो ये हाइपोथेटिकल टर्म है। तो 7,11 देखिए बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना वो हाइपोथेसिस पे बेस है सारा लगभग। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रिलेशन आपकी लूंगा, लेट सपोज रिलेशन हम लेते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर a comma b such that a belongs to the a and b belongs to the b and a minus b is even। जरा देखिए, आप अगर रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे सच दैट पहली एंट्री आपको इसमें लेनी है और दूसरी एंट्री हमेशा आपको, देखो 2 - 7 नहीं, वो तो आ जाएगा 5 - 5, वो भी इवन नहीं है। 4 - 11 वो भी नहीं, वो ऑड आ जाएगा। अब इसी तरह 2 - 11, अगर आप सारे चेक करेंगे, 4 7 को लो, 6 11 को लो, सारे के सारे बेटा आपको ऑड दिखेंगे। इसका मतलब आर में कुछ नहीं होगा, ये हमारी एम्प्टी रिलेशन है। क्लियर। उसके बाद दूसरी रिलेशन उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। पिछली बार मैंने आपको बोला था कि जब भी हम ए क्रॉस, सॉरी, जब भी हम रिलेशन लेते हैं, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। अगर मैं, मेरे पास अब ए क्रॉस बी होगा, लेट सपोज ए क्रॉस बी, ए हमारे पास है, लेट सपोज आई विल टेल यू 1,2। लेट सपोज बी है हमारे पास बेटा 2,3। तो हमारे पास ए क्रॉस बी क्या होगा, 1,2, 1,3, 2,2 एंड 2,3, ये हमारे पास रिलेशन है। और अगर हमने सारी की, सॉरी ये ए क्रॉस बी था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और अगर हमने रिलेशन में सारे का सारा ए क्रॉस बी लिया, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, सॉरी नॉट सेट, इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। अगर हमने क्या काम किया, अगर हमने रिलेशन में सारा का सारा ए क्रॉस बी ही लिया, तो इसका मतलब यूनिवर्सल रिलेशन में आर होता है बराबर ए क्रॉस बी। दिस इज इन केस ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए इसके बाद बेटा, इसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी
रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है, ये एक ही सेट पे होती है, इट इज डिफाइंड ऑन सेट ए, ठीक है। तो कब मैं बोलता हूं ये आइडेंटिटी है, अगर मेरे पास रिलेशन होगी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए एंड बी इज इक्वल टू बी, सॉरी ए इज इक्वल टू बी। अगर मेरे पास ऐसी रिलेशन है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जाम्पल से मैं समझाऊं, अगर हमारे पास बेटा 1 2 3 4 होगा, अगर मैं इसकी आइडेंटिटी रिलेशन लिखूंगा, आइडेंटिटी हम लिखते हैं आई से, ठीक है, आई ए डिनोट करता है ये ए सेट की आइडेंटिटी है। तो यहां पे आएगा 1 1 क्योंकि आपको ए और बी सेम लेना है। इसी तरह 2 2 3 3, फिर आएगा 4 4। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए आगे, अब हमारे पास एक और रिलेशन, अच्छा एक और चीज यहां से एक नोट लिख लो, ये जो हमारे पास एम्प्टी रिलेशन है और ये जो हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन है, इनको इकट्ठे बोला जाता है ट्रिवियल रिलेशन। इनको बोला जाता है ट्रिवियल रिलेशन। हो सकता है ये क्वेश्चन मत ना आ जाए, एमसीक्यू बन सकता है इस पे, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन में अगर मैं वेन इससे एरो डायग्राम से बनाऊं, ये ए है ये ए है, तो अगर ये 1 2 3 4 था, 1 2 3 4, एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट होता है, अपने ही साथ रिलेट होता है, 3 3 के साथ ही, 4 4 के साथ ही रिलेट हो जाएगा और किसी के साथ नहीं हो जाएगा। अब देखिए दूसरी बात, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चौथी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको गड़बड़ नहीं करना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, ये लगभग मिलती जुलती है आइडेंटिटी रिलेशन से। कैसे, देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ए फॉर ऑल ए, इफ ए इज रिलेटेड टू द ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द ए, दैट मींस अगर सारे के सारे ए कॉमा ए रिलेशन में है तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव है। सर ये समझ नहीं आया, देखिए क्या मतलब, एग्जाम्पल अभी की ही लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4। देखिए इसकी आइडेंटिटी मैंने अभी बोला था, अगर मैं इसकी आइडेंटिटी बनाऊंगा तो वो बनेगा 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक ना। तो ये बेटा मैं कह रहा हूं ये रिफ्लेक्सिव भी है। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होती है जिसमें हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होता है। देखिए फर्क क्या, अब आप बोलोगे सर फिर फर्क क्या हुई आइडेंटिटी रिलेशन में, आइडेंटिटी रिलेशन में हर कोई एलिमेंट अपने ही साथ खाली रिलेट होता है और किसी के साथ रिलेट नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं 1 2 लिखने की कोशिश करूंगा वो फिर आइडेंटिटी नहीं रहेगी। मगर अगर मैं यहां पे रिलेशन लूंगा, लेट अस सपोज 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 1 लेट सपोज 2 भी लेते हैं, तो ये तो रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 खुद के साथ ही रिलेट होते हैं, प्लस अगर कोई एडिशनल भी आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी रिफ्लेक्सिविटी के लिए। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, मगर क्या ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नहीं होगी। अब इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है। अब अगर मैं दूसरी रिलेशन लेता हूं बेटा, आप बोलोगे सर 1 1 लेंगे, 2 2 लेंगे और 3 3 लेंगे, सर क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं। सर क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें 4 तो रह गया ना, आपको 4 भी लेना है, हर कोई एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। आइडेंटिटी में खाली हर कोई एलिमेंट खुद के ही साथ ही रिलेट होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव में एक तो वो खुद के साथ रिलेट होने चाहिए, फिर अगर और भी किसी के साथ रिलेट हो तो कोई परवाह नहीं है। क्लियर। तो इसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं एक नोट लिखता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है बेटा, तो मैं कह सकता हूं ऑल आइडेंटिटी रिलेशन, जितनी भी आइडेंटिटी रिलेशंस होती है, ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस इज और ऑलवेज, जो भी मेरे पास आइडेंटिटी रिलेशन होती है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होती है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट द कन्वर्स हम लिख सकते हैं मे और मे नॉट बी ट्रू। अब बोलोगे सर कैसे, मे कब होगा ट्रू कब नहीं होगा ट्रू, जैसे मिसाल के तौर पर
जब हमने लिया बेटा 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव। बट क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आइडेंटिटी हो सकती है, मगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकती। जैसे क्या ये R1 है, ये तो रिफ्लेक्सिव है मगर आइडेंटिटी नहीं है। चलिए आगे, इसके बाद हमारे पास पांचवी रिलेशन आती है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन भी हमारे पास सेट ए पर ही डिफाइन होता है। क्या मतलब? अगर हमारे पास सेट ए है, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सेट रिलेशन में है, तो बी कॉमा ए भी अगर होगा, ठीक है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द आर एंड बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू द आर, तो उस रिलेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सर एग्जांपल दीजिए। जैसे अगर मेरे पास ए होगा, लेट्स सपोज 1, 2 एंड 3, अगर मैं रिलेशन लेता हूं बेटा 1,2, 2,1, लेट्स सपोज 3,3, तो ये मेरे पास सिमेट्रिक होगी। क्यों? 1,2 का उल्टा क्या है? 2,1, तो वो अवेलेबल है रिलेशन में। 3,3 का तो उल्टा 3,3 ही आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम आते हैं, अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। लेट अस सपोज मैं क्या काम करता हूं, ये आप मुझे बताएंगे R1 कमेंट्स में, आप बताएंगे मुझे 2,3, 3,1 एंड 1,3। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं? सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? आप बोलोगे सर हो सकता है सर 3,1, 1,3 है, लेकिन मैं बोलूंगा 2,3 अगर है तो 3,2 भी होना चाहिए। ठीक है, अब आप दूसरे पे करो। R2 इज इक्वल टू, लेट अस सपोज 2,3, 2,2, 1,3, 3,2। आप सभी कमेंट्स में बोलिए R2 सिमेट्रिक है या नहीं। चलिए आगे, अब रिलेशन नंबर 6, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ये बोलता है एक रिलेशन किसी एक सेट पर तब ट्रांजिटिव होगी अगर ए रिलेट होता है, या ऐसे आप कह सकते हो, अगर ए कॉमा बी बिलोंग होता है रिलेशन में और बी कॉमा सी बिलोंग होता है रिलेशन में, और देन अगर ए कॉमा सी भी होगा रिलेशन में, ठीक है, अगर ए कॉमा सी भी होगा रिलेशन में, ठीक है, तो देन क्या होगा? फिर ये ट्रांजिटिव होगी। ठीक है सर, ये हमें समझ नहीं आई, ये क्या मतलब होता है? सर ए अगर हम लेते हैं, लेट्स सपोज 1,2, 3,4, देखिए बेटा, आर अगर मैं लूंगा 1,2, फिर 2,3, 1,3, 3,3, ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे, 1,2 इसको ए कॉमा बी कंसिडर करें, 2,3 बी कॉमा सी इसका मतलब 1,3 भी होना चाहिए, वो यहां पे है। अब अगर आप किसी और को देखोगे, जैसे 1,3 और 3,3, इसका ये वाला सेम है, जैसे यहाँ पे बी और बी सेम होना चाहिए, तो 1,3 शुड आल्सो बिलोंग टू द आर, वो तो यहीं पे है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे याद रखो, सभी मुझे बताओ, R1 इज इक्वल टू 1,3, 2,3 एंड 3,2 एंड 1,2। ये मुझे कमेंट सेक्शन में सभी बताएंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो अब मैं एक चीज बताना है मुझे, कि अगर आपके पास खाली एक ही ऑर्डर्ड पेयर होगा, जैसे मिसाल 1,3 होगा, आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, क्या रखना है याद? कि बेटा जो 1,3 होगा ना, अगर खाली एक ही ऑर्डर्ड पेयर देकर होगा, तो वो हमेशा ट्रांजिटिव होता है, ऑलवेज ट्रांजिटिव। अब यहां पे आपको सवाल उठ सकता है, सर ये कैसे ट्रांजिटिव है? यहां पर तो कोई ये ए कॉमा बी बिलोंग टू और बी कॉमा सी तो है ही नहीं, फिर ये भी तो है ही नहीं, तो कैसे आपने बोला? देखिए कैसे, अगर मेरे पास आर है 1,3, इसको बहुत ही गौर से सुनिए, तो अगर मैं मान लेता हूं इसका मतलब 1,3 बिलोंग करता है रिलेशन में, और एज्यूम कर लेते हैं 3, सम एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, 3, x ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो हमें क्या फिर बोलना है? हम 1, x भी होना चाहिए आर में, ठीक है, उसको कैसे हम जुटला सकते हैं? ठीक है, उसको हम जुटला नहीं सकते हैं, बिकॉज ये जो हमारे पास 1 है, ठीक है,
ये जो हमारे पास 1 है ये किसी और के साथ रिलेट, ए के एलिमेंट में से किसी और के साथ रिलेट नहीं हुआ है। ठीक है, मैं इसको एक बार और समझाता हूं। अगर हमारे पास आर है बराबर 1,3 के, ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव होगी। कैसे? अगर मैं 1,3 वो तो रिलेशन में है, तो विल एज्यूम दैट कि ये जो हमारे पास 3,x है, ठीक है, तो 3,x भी रिलेशन में है। इसका मतलब x यूज हुआ है रिलेशन में। तो अगर मेरे पास x रिलेशन में यूज हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1,x भी होना चाहिए आर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे 3,x कोई और फिर ये होना ही नहीं चाहिए। ये किसी, देखिए देखिए क्या होता है, 3,x जो है हमारे पास, ठीक है, तो ये जो 3,x है हमारे पास, ये हमारे पास किसी और रिलेशन में नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी सिंगल ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है, वो हमेशा ट्रांजिटिव होता ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं दूसरा, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है इक्विवेलेंस? एक रिलेशन को मैं तब बोलता हूं इक्विवेलेंस है जब वो सिमेट्रिक भी हो, जब वो साथ साथ रिफ्लेक्सिव भी हो, और वो साथ साथ क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो। अगर एक रिलेशन तीनों के तीनों चीज सेटिस्फाई कर लेता है तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास 1,2,3 पर रिलेशन एक है, लेट्स सपोज 1,2 एंड लेट्स सपोज 1,1 एंड लेट्स सपोज 2,1, और मिसाल के तौर पर हम लेंगे 2,2 और लास्ट में लेंगे 3,3। तो अगर मैं बोलूंगा ये हमारे पास इक्विवेलेंस है, कैसे? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है। अब देखते हैं सिमेट्रिक। 1,2 अगर है तो 2,1 भी होना चाहिए। 1,1 का उल्टा तो यही है, 2,2 का भी उल्टा यही है, 3,3 का भी उल्टा यही है, तो सिमेट्रिक भी है। अब देखेंगे ट्रांजिटिव, 1,2 2,1, तो 1,1 भी होना चाहिए, वो यहाँ पे है। ठीक है, तो अब अगर इसको देखेंगे 2,2 2,1, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हमारे पास 2,1 भी होना चाहिए, वो तो यहीं पे है। ठीक है, तो इन दिस वे ये हमारे पास सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव, सॉरी, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब एक क्वेश्चन में दिखाता हूं हम कैसे सिमेट्रिक से सिमेट्रिसिटी दिखाते हैं और रिफ्लेक्सिविटी कैसे दिखाते हैं क्वेश्चंस पे। हम उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है, लेट सपोज रिलेशन डिफाइंड है ऑन जेड। जेड हमारे पास इंटीजर्स है, एक्स रिलेट हो गया है वाई के साथ। ठीक है, कैसे? सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। ये हमारे पास रिलेशन है, हमारे पास x और y रिलेट हो रहा है इन सच अ वे दैट x माइनस वाई इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। हमें दिखाना है क्या ये हमें दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करेंगे इसको इसको देखेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। हमें कब होती है फंक्शन रिफ्लेक्सिव? जब फंक्शन खुद के साथ ही, इसका मतलब जब x, अगर मैं लूंगा इफ x comma x belongs to the R, then देखिए हम इसको ऐसे करेंगे, मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, x is always, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, अगर मैं x कॉमा x लूंगा यानी सेम सेम ऑर्डर्ड पेयर में सेम एलिमेंट्स लेंगे, तो अगर मैं x माइनस x लूंगा वो तो जीरो आएगा, एंड जीरो तो डिविजिबल होता है 5 से। इसका मतलब अगर जीरो डिविजिबल होता है 5 से, दैट मींस x कॉमा x की जितनी भी एंट्रीज है वो रिलेशन में होंगी, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 5 हो रहा है, दैट मींस रिफ्लेक्सिव होगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, सॉरी अब आते हैं सिमेट्रिक पे। अगर हमारे पास x कमा y बिलोंग है रिलेशन में, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई जो भी आएगा वो डिविजिबल बाय है 5, दैट मींस वो 5m के बराबर लिख सकते हैं। अगर मैं कहूंगा y कॉमा x, क्या वो रिलेशन में होगा? हाँ वो भी होगा, क्यों? क्योंकि y माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, -5n, वो भी तो डिविजिबल बाय 5 है।
तो इसका मतलब अगर x कमा y पेयर होगा रिलेशन में तो y कमा x भी रिलेशन में होगा। अब इसके बाद लास्ट इसका देखते हैं ट्रांजिटिविटी। वो कैसे चेक करते हैं? इसके लिए हम x अगर रिलेट है y के साथ और y रखेंगे रिलेट z के साथ। अगर हमें अब कहीं से x और z रिलेट हो गया तो हम क्या बोलेंगे? ये भी ट्रांजिटिव है। देखिए इसका मतलब हो गया अगर x y से रिलेट है दैट मींस x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5। और अगर y और z रिलेट हो गया है तो इसका मतलब y माइनस z इज डिविजिबल बाय n। जरा इन दोनों को ऐड कीजिए, मैं कह सकता हूं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5m प्लस 5n। तो माइनस वाई प्लस वाई खत्म, तो इसका मतलब x माइनस जेड भी हो जाएगा 5m प्लस n। इसका मतलब क्या हो गया? x और z भी x एंड z का जब मैं डिफरेंस निकालता हूं वो भी डिविजिबल है 5 से। इसका मतलब क्या हो गया? x कमा z भी बिलोंग करता होगा रिलेशन, वो भी रिलेशन में अवेलेबल होगा। इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो रिलेशन थी ये इक्विवेलेंस रिलेशन थी। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन खत्म। अब यहाँ पे कुछ यूजफुल रिजल्ट्स है जो आपको याद रखने होंगे। हो सकता है एग्जामिनर इसी पे डायरेक्ट सवाल पूछे, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद कैसे रखना है। सबसे पहला, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये होता है बराबर ए क्रॉस बी अलग, फिर यूनियन अपना ही बीच में, वो ऐसे ही डालेंगे, फिर ए क्रॉस सी। हो सकता है एग्जामिनर इसके बारे में भी सवाल पूछे, एमसीक्यू बनाए। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये भी ऐसे ही लिखेंगे, ए क्रॉस बी, अब यूनियन के बदले इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये हमारे पास कितनी फॉर्मूलाज हो गई? 2 फॉर्मूलाज। चलिए बेटा आगे, तीसरी फॉर्मूला हमारे पास हो सकती है ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। बस यहां पे एक चीज हो रहा है, साइंस में चेंज कर रहा हूं। इसके बाद दूसरा चीज मैं कह सकता हूं कि चौथी चीज, अगर हमारे पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अगर बराबर हुआ, हमने तो पढ़ा था ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन अगर अब ये बराबर हो भी गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए और बी बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो ए और बी होंगे ना, ये इक्वल सेट्स होंगे, ये जरूरी है। अब इसके बाद एक और रिजल्ट है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ये होता है बेटा हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। इसके बाद सिक्स्थ रिजल्ट जो है हमारे पास ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ये होता है बराबर ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट ए क्रॉस सी। ठीक है, सॉरी ये यहां पे इंटरसेक्शन है। इसके बाद सेवेंथ, ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये हमारे पास 7 रिजल्ट्स है जो कि बहुत ही यूजफुल है। अब एक और चीज है, वो क्या है? एक और रिजल्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास ए और बी सेट है, ठीक है, ए और बी सेट है, इनमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर इनमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है, तो फिर थ्योरम एक है कि अगर आप a क्रॉस b और b क्रॉस a निकालोगे, उनमें भी n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे? n स्क्वायर एलिमेंट्स विल बी कॉमन। ओके, एक बार और रिपीट करता हूं, अगर हमारे पास a और b सेट्स है, उनमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है, यानी एक जैसे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो अगर आप a क्रॉस b निकालेंगे और b क्रॉस a निकालेंगे, उनमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन होंगे? n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन होंगे।
लास्ट रिजल्ट क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास A क्रॉस B होगा बराबर A क्रॉस C के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है, A क्रॉस B कब आपको लगता है A क्रॉस C के बराबर होगा? जब B और C बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस को। अब क्या हम करते हैं स्टार्ट? फंक्शंस। देखिए बेटा, फंक्शन को मैं क्या कहता हूं? इट इज एक्चुअली ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये क्या है हमारे पास? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सर क्या मतलब स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है? हाँ बेटा, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। क्या मतलब? फंक्शन एक ऐसी रिलेशन होती है, फंक्शन एक ऐसी रिलेशन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन एक ऐसी रिलेशन होती है जिसमें ए का, जैसे मिसाल अगर ये मेरे पास सेट ए है और ये मेरे पास सेट बी है, फंक्शन हमारे पास एक ऐसी रिलेशन होती है जिसमें ए का हर कोई एलिमेंट, ए का हर कोई एलिमेंट बी के साथ रिलेट होगा। इसका मतलब ये हो गया, देखिए अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 में लूंगा, 6, 7, 8, 9, 10 लूंगा, तो 1 रिलेट है लेट्स सपोज 6 के साथ, 2 7 के साथ, 3 8 के साथ, 4 9 के साथ, 5 10 के साथ। देखिए अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशन फंक्शन होनी चाहिए, उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, एवरी एलिमेंट इन सेट ए, या इन सेट ए ही लिखेंगे, इन सेट ए शुड हैव सम इमेज इन बी। सर आप बोलोगे इमेज क्या होता है? जब भी हमारे पास कोई एलिमेंट रिलेट होता है, जैसे 1 रिलेट हो रहा है 6 के साथ, तो जो ये 6 है इसको मैं कह सकता हूं 6 इज द इमेज ऑफ 1। इसी तरह 7 इज द इमेज ऑफ 2, 8 इज द इमेज ऑफ 3, 9 इज द इमेज ऑफ 4, 10 इज द इमेज ऑफ 5। ठीक है, इसको अगर आप मिरर यहां पे रखोगे ना, तो अगर आप 1 की इमेज देखना चाहते हो, उसको देखना वो कहां से लिंक्ड है, तो वो 6 के साथ लिंक है, तो उसकी वो इमेज बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक रिलेशन तब हमारे पास फंक्शन बनेगी जब हर किसी एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होगी। फिर दूसरी कंडीशन, ये जो इमेज होंगी, दीज इमेज शुड बी यूनिक, दीज इमेजेस शुड बी यूनिक। सर इसका मतलब क्या है? देखिए ये आप नोट, अगर आप नोट बना रहे हैं इसको नोट कर कीजिए। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, 6 है इमेज ऑफ 1। अगर मैं 1 देखूंगा ना, 1 क्या है? 1 इज द प्री इमेज ऑफ 6, 1 इज द प्री इमेज ऑफ 6। अगर मैं रिवर्स में जाऊंगा, ये मैं ऐसे गया 1 को ऐसे 6, अगर मैंने बोला 6 इज द इमेज ऑफ 1, तो 1 इज द इमेज ऑफ 6। ठीक है, यहां पे ऑर्डर्ड पेयर क्या है? 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10। तो यहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उसी पे देख लेते हैं बेटा। तो 1 अगर 6 है तो इसका मतलब 6 इज द इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज द प्री इमेज ऑफ 6। इसी तरह 7 इज द इमेज ऑफ 2 एंड 2 इज द प्री इमेज ऑफ 7। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अब मैं दिखाता हूं आपको फंक्शंस असल में देखेंगे अब क्या होता है। देखिए बेटा, यहां पे मैं ए, यहां पे मैं बी लूंगा। ठीक है, मैं बहुत सारी डायग्राम्स लूंगा ताकि आपको ये समझ आ जाए फंक्शन क्या होता है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। लेट सपोज ये मेरे पास रिलेशन 1 है, ये मेरे पास रिलेशन R2 है, ये R3 है। ये बहुत ही अच्छे से आप देखेंगे, आप अगर बुक से पढ़ेंगे इसको आप समझ नहीं पाएंगे। अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है, लेट सपोज यहां से रखेंगे 7 8 9 10 11 और 12। देखिए मैं 1 को 7 के साथ रिलेट करूंगा, और इस 1 को 9 के साथ, 3 को 10 के साथ, 4 को 11 के साथ, 6 को 12 के साथ, और इस 5 को 9 के साथ, लेट सपोज 2 को 8 के साथ। यहाँ पे भी देते हैं हम नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लेट सपोज 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। लेट सपोज मैं 1 को रिलेट करता हूँ 9 के साथ, 2 को रिलेट करते हैं 8 के साथ, 3 को रिलेट करते हैं 10 के साथ, और 5 को रिलेट भी करते हैं 10 के साथ, और 4 को रिलेट करेंगे 13 के साथ,
और 6 को रिलेट करेंगे 13 के साथ, 7 को रिलेट करेंगे 14 के साथ। अब देखो दूसरा 1 2 3, इससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फंक्शन से जो मैं बना रहा हूं। तो यहां से लेट सपोज 8 9, ये 7 है लास्ट में, ठीक है। 8 9 10 11 12 एंड 13, यहां से भी मैं पहले कंप्लीट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 एंड 14। क्लियर? अब देखो बेटा, जो मैं आपको बताऊंगा आपको वो गौर से देखना है। 1 लेट सपोज रिलेट हो रहा है 8 के साथ, 2 रिलेट हो रहा है 9 के साथ, 3 रिलेट हो रहा है 10 के साथ, 4 रिलेट हो रहा है 11 के साथ, 5 इसके साथ, 6 इसके साथ। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। 1 9 के साथ है, ठीक है, और लेट सपोज 4 10 के साथ है, 2 11 के साथ है, ठीक है, 5 12 के साथ है, और हमारे पास 6 13 के साथ है, और जो बेटा 3 है ये 10 के साथ है, और 7 जो है बेटा ये 14 के साथ है। ठीक है, एक और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, छोटा ही बना लेते हैं। 1 2 3 4 ए है, और बी है 5 6 7 और 8। 1 5 के साथ, 2 6 के साथ, 3 7 के साथ, 4 8 के साथ। देखिए ये R5 है। अभी तक तो ये सारी रिलेशंस मेरे पास, मैंने रिलेशन 5 लिए हैं, R1 R2 R3 R4 R5। देखिए बेटा कौन रिलेशन है, कौन कौन रिलेशन फंक्शन बन जाएगी, कौन नहीं बन जाएगी। देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहली कंडीशन, हर कोई एलिमेंट जो सेट ए में होगा उसकी कोई ना कोई इमेज तो होनी ही चाहिए। तो देखते हैं नंबर 1 कंडीशन हो रही है फुलफिल कि नहीं। 1 की इमेज 7 है, हाँ चलिए। 2 भी लिंक हो रहा है किसी न किसी के साथ, 3 भी 4 भी 5। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं कि सेट ए जो है ना वो पूरा का पूरा यूज होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे सेट ए सारा का सारा यूज हो रहा है। तो अब हम सेकंड कंडीशन पे आएंगे, क्या हर किसी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। देखिए यहां पे अगर हम देखेंगे 1 7 के साथ रिलेट हो रहा है, मगर यही 1 9 के साथ भी रिलेट हो रहा है। इसका मतलब 7 इज द इमेज ऑफ 1, ऑल्सो 9 इज द इमेज ऑफ 1। 1 की दो इमेज आ जाएंगी, 7 भी और 9 भी। इसका मतलब यहां पे इमेज जो है वो यूनिक नहीं है, यहां पे इमेजेस यूनिक नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगी। क्लियर हो गया ये खत्म। R2 पे आइए। 1 यहां पे पहले देखना है क्या सारे यूज हुए हैं ए में, हाँ सारे, इसका मतलब कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई। अब कंडीशन नंबर 2 को देख लीजिए। 1 की इमेज 9 है, चलिए ठीक है। क्या 1 की इमेज मत कोई और भी है? नहीं। 2 8, हाँ। 3 10, 4 13, 5 10, 6 13, 7 14। आप पूछ सकते हो, कोई पूछ सकता है सवाल, सर यहाँ पे तो 10 3 में भी आ रहा है और 5 में भी आ रहा है, यहाँ पे 3 में भी 10 आ रहा है और 5 में भी 10 आ रहा है, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पे इमेज सेम है, इमेज डिफरेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेम इमेज है। नहीं, देखिए यहां पे क्या है, यहां पे 3 की इमेज क्या है? 10। 3 की कोई और इमेज नहीं है। देखिए 5 की इमेज क्या है? 10। 5 की अगर और कोई इमेज होती, लेट सपोज अगर 5 ऐसे रिलेट होता 12 के साथ भी, तो हम कहते कि ये फंक्शन नहीं होती। मगर चूंकि यहां पे क्या है कि ये 5 जो है ये 10 के साथ है, इसका मतलब 5 की खाली एक ही इमेज है। इसी तरह 3 की इमेज 10 है, 3 की कोई और इमेज नहीं है, 5 की खाली एक इमेज है। हाँ ये हो सकता है कि जो दो एलिमेंट्स होंगी उनको सेट बी में एक ही इमेज होगी, जैसे मिसाल 3 की और 5 की यहाँ पे एक ही इमेज है, ऐसा हो सकता है। मगर ये नहीं हो सकता कि 3 की दो इमेज होंगी या 5 की दो इमेज होंगी सेट बी में। तो इसका मतलब ये फंक्शन है। अब जरा देखते हैं R5। 1 रिलेट हुआ है 5 के साथ, 2 6 के साथ, 3 7 के साथ, 4 8 के साथ। ये आप खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या ये फंक्शन है या नहीं। अब R3 देख लेते हैं। 1 भी हुआ है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। देखिए यहाँ पे क्या है, यहां पे हर किसी की यूनिक इमेज है, यानी 1 8 के साथ ही है खाली, मगर यहां पे 7 जो है ना वो अनयूज्ड है। इसका मतलब जब ये अनयूज्ड है तो ये फंक्शन नहीं बन जाएगी। क्लियर? अब इसके बदले इसके बाद R4 देख लेते हैं। R4 भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेटा कि R4 आपके पास रिलेशन फंक्शन बन जाएगी कि नहीं। अब कर लेते हैं यहीं पे बात डोमेन की। डोमेन मैंने ऑलरेडी आपको समझाया पिछले लेक्चर में। अब देखिए डोमेन, अगर मैं बताऊंगा, देखिए डोमेन क्या होगा इस ए का, इस R1 का, ठीक है। ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन तो है ही नहीं पहली बात, ठीक है। अगर मैं तो भी इसका डोमेन निकालूं,
तो वो आएगा 1 2। देखिए अगर मैं फंक्शन का डोमेन करूं वो रिलेशन के डोमेन से डिफरेंट होता है, क्योंकि हमने रिलेशन का डोमेन और रेंज पढ़ा है, हम फंक्शन का खाली पढ़ते हैं। हमारे पास फंक्शन खाली ये आई थी और ये आई थी, चलिए फिर, और ये दो हमने पढ़ी थी फंक्शन। चलिए हम खाली इन्हीं पे देख लेते हैं। अगर हम डोमेन निकालेंगे लेट सपोज इस R2 फंक्शन का, तो वो क्या आएगा, सारा सेट ए, जो भी सेट ए है वो सारा का सारा डोमेन है। सेट ए बेटा सारा का सारा डोमेन है। मैंने पिछली बार भी आपको समझाया है कि डोमेन होता क्या है। फिर अगर मैं रेंज देखूंगा, रेंज होते हैं सेट बी के वो वाले एलिमेंट्स जो किसी ना किसी के इमेज होते हैं, एक ए एलिमेंट्स के इमेज होते हैं। जैसे मिसाल 8 है कि 8 किसकी इमेज है, 2 की, तो ये लिखेंगे। 9 भी इमेज है किसी न किसी की, 10 भी इमेज है, मगर 11 किसी की इमेज नहीं है तो ये नहीं आएगा। 12 भी नहीं है इमेज तो ये भी नहीं आएगा। तो उसके बाद है 13 और 14, 15 भी किसी की इमेज नहीं है, इसका मतलब ये भी रेंज में नहीं आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको पिछली बार भी बोला है कि कोडोमेन अगर आप बेटा निकालोगे वो सारा का सारा सेट बी होता है। और आपको मैंने बोला था पिछले लेक्चर में, रेंज जो होता है इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब आ जाओ यहां पे, ये जो फंक्शन है यहां पे, ये तो फंक्शन ही नहीं है पहली, ये तो सबसे पहले फंक्शन है ही नहीं, तो हमारे पास खाली एक फंक्शन थी वो ये थी। अब आप मुझे इस पे भी बताओ बेटा, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 है, और लेट सपोज ये मेरे पास 2 6 8 9 10 11, 4 9 के साथ, 5 10 के साथ, 3 6 के साथ, 1 8 के साथ लेट सपोज, और 2 2 के साथ। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक और इंट्रोड्यूस करता हूँ 3। कोई बोल सकता है सर यहाँ पे 3 अनयूज्ड है इसमें। देखिए बेटा आपको सेट बी में नहीं देखना है कि अनयूज्ड है, नहीं, आपको ए देखना है, क्या ए सारा का सारा यूज हुआ है। हाँ, क्या हर ए के हर किसी एलिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, 1 की 8 है, 2 की 2 है, 3 की 6 है, 4 की 9 है, 5 की 10 है। हाँ, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो अगर आप इसको डोमेन निकालना होगा, आप कैसे डोमेन निकालोगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब दूसरी बात, रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज होगा 2 6 8 9 10। अब अगर कोडोमेन देखेंगे, कोडोमेन आपका सारा का सारा सेट बी होगा। तो ये हमारे पास फंक्शन था कि फंक्शन में हम फंक्शन किसको बोलते हैं, और डोमेन और रेंज जो होता है वो बेटा क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, नोट बना लो इसका बेटा, अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ डालोगे, हमको हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में ग्राफ डाला होगा, फिर बोला होगा क्या ये फंक्शन है या। देखिए बेटा, लेट सपोज मेरे पास एक रिलेशन है, उसका ग्राफ ये है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ रिलेशन। आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन है या नहीं। आप क्या करोगे, आप एक लाइन लाओगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये हमने लाइन लाई पैरेलल टू वाई एक्सिस, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू। अगर वो लाइन इस ग्राफ को हर किसी पॉइंट पे, यानी अगर आप यहां पे लाओगे, यहां पे लाओगे, यहां पे लाओगे, हर किसी पॉइंट पे, यहां पे हर जगह पे खाली एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ओनली इंटरसेक्ट्स एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट्स ओनली एट वन पॉइंट, तो तब हम कहते हैं कि ये रिलेशन जो है, ये जो ग्राफ देकर है, ये हमारे पास फंक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं बनाऊंगा ग्राफ ऐसे, अगर मैं लाइन अब डालूंगा यहां पे मुझे 2 पॉइंट्स पे कट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन इट विल नॉट बी अ फंक्शन। तो इसका मतलब आपको हमेशा याद रखना है, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज प्लॉटेड एंड एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स इट एट मोर देन वन पॉइंट, देन इट विल नॉट बी अ फंक्शन। ठीक है, अगर आप किसी रिलेशन का ग्राफ बना रहे हो, तो अगर आपने कोई लाइन पैरेलल डाली वाई एक्सिस को और वो उसको एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या था, फंक्शन के रूल्स थे, हम फंक्शन को कैसे ग्राफ के जरिए भी बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। अब आ जाओ बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या है। टाइप्स ऑफ फंक्शन अगर मैं देखूं तो बहुत सारे हैं। पहले मैं आज के लेक्चर में 4 टाइप्स पढ़ाऊंगा। एक तो है वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, तीसरी फंक्शन है आपके पास ऑन टू फंक्शन। देखो बेटा मैं आपको बेसिक से बताऊंगा क्या है, आपको मैं सिंपल, ये आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनटू फंक्शन, 4 फंक्शंस है। मैं इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम यूज करूंगा। ये ए है, 1 2 3 4 5,
ये बी है 6 7 8 9 10, ठीक है। लेट्स सपोज ये ए है और ये बी है। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर। तो लेट्स सपोज 7 8 9 10 11 एंड 12, लेट्स सपोज मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, 13 भी रखते हैं। अगर मेरा 1 रिलेट हुआ है 6 के साथ, 2 से, ये तो दोनों फंक्शन है, ठीक है, ये भी फंक्शन है, लेट्स सपोज f1 और ये भी फंक्शन है f2। देखिए ये चारों फंक्शंस इसी पे हो जाएंगे क्लियर। तो 4 रिलेट है 10 के साथ, 5 रिलेट है 11 के साथ, 6 रिलेट है 12 के साथ। देखिए बेटा, सबसे पहला चीज, एक फंक्शन को मैं यहां पे मैं एक और चीज बना लेता हूं, एक और सेट बना लेते हैं, सॉरी फंक्शन बना लेते हैं। लेट्स सपोज f3 बना लेते हैं यहां पे। 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो एंड 11 भी रख लो। 1 रिलेट है 6 के साथ एंड 3 भी रिलेट है 6 के साथ। 2 रिलेट है 8 के साथ, 4 रिलेट है 9 के साथ, ठीक है। 5 रिलेट है 10 के साथ, ठीक है। तो बस इतना ही। अब देखिए बेटा, तो यहाँ पे 3 फंक्शंस मैंने लिए, एक और फंक्शन में लेता हूं। लेट सपोज यहाँ पे ए लेते हैं और यहाँ पे बी लेते हैं। ये मान लेते हैं फंक्शन f4 है। तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर। उसके बाद 7 8 9 और 10, 1 का इमेज 8 है, 2 की इमेज 7 है, 4 की भी इमेज 8 है, 3 की इमेज 9 है, 6 की भी 9 है और 5 की 10 है। देखिए क्या सारे के सारे फंक्शंस है? हाँ सारे के सारे फंक्शंस है। अब देखिए बेटा, अगर आपके पास हर किसी एलिमेंट ऑफ ए, जो भी ए का एलिमेंट है, उसकी सेम इमेज है, क्या मतलब अगर 1 है, 1 6 है और 6 किसी और की इमेज नहीं है, बस 1 रिलेट हुआ है 6 के साथ। अब ये जो 6 है बेटा, ये किसी और के साथ यूज नहीं हो जाएगा, इसको बोलेंगे 1 1 फंक्शन। क्या मतलब अगर 1 और 6 यूज हुआ ना, इसका मतलब अब ये कहीं और पे यूज नहीं हो जाएंगे। 1 1 फंक्शन कौन सी फंक्शन होती है? इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी। 1 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी। तो मैं क्या कह सकता हूं, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, हर किसी एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, 1 की 6 2 की 7 सारों की डिफरेंट है, तो उसको बोलेंगे 1 1। अगर सारों की इमेज डिफरेंट नहीं है, जैसे कि मिसाल के तौर पर f3 में है, 1 की भी इमेज 6 है, 3 की भी इमेज 6 है, तो ये आपके पास बनेगी मिनी 1। क्या बनेगी? और हमेशा याद रखना है, अगर एक फंक्शन बेटा 1 1 नहीं होगी तो वो जरूरी मिनी 1 होगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक फंक्शन 1 1, अगर आपको लेट्स सपोज लिखा होगा एफ फंक्शन इज नॉट 1 1, तो इसका मतलब ये मिनी 1 होगी। इफ ए फंक्शन इज नॉट मिनी 1, फिर वो 1 1 होगी, क्लियर। अब देखो बेटा कि हम ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, इसका मतलब मिनी 1 भी हो गया, 1 1 भी हो गया। अब देखो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन हमारे पास वो वाली फंक्शन होती है जिसमें जो सेट बी है वो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स किसी न किसी के प्री इमेज होते हैं, इसका मतलब, या इमेज होते हैं। इसका मतलब दूसरे अल्फाजों में कह सकता हूं कि सेट बी जो होगा ना वो सारा का सारा यूज हुआ होगा। इसका मतलब अगर मैं ये फंक्शन देखूंगा f1, ये 1 1 बी है और ये ऑन टू बी है, क्योंकि इसमें सेट भी सारा का सारा यूज हुआ है। अब इसी तरह f2 फंक्शन, ये 1 1 तो है मगर ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसमें 13 अनयूज्ड है। तो इसका मतलब जो फंक्शन 1 ऑन टू नहीं होती है उसको इनटू बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है बेटा सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि f4 क्या होगा, 1 1 होगा और 1 1 होगा, मिनी 1 होगा और ऑन टू होगा या इनटू होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और दूसरा चीज याद रखना है कि 1 1 फंक्शन, कोई फंक्शन अगर 1 1 है और ऑन टू भी है उसको बोलते हैं बाइजेक्शन।
या उसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। बाइजेक्शन का दूसरा नाम हम बोलते हैं इन्वर्टिबल भी, इन्वर्टिबल फंक्शन, या इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर भी। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में यही आ सकता है। या इसको बाई यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शंस के टाइप्स हो गए, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं और फंक्शंस के टाइप्स क्या क्या थे, वन वन था, मेनी वन था, ऑन टू था, इनटू था, ठीक है। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, लेक्चर नंबर 3 होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, अभी और टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, वो लास्ट लेक्चर होगा हमारा फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस पे, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको छोटा बनाऊं, ठीक है। तो अब जितना मेरे से हो सका, तो क्योंकि ये 11th और 12th के 3 चैप्टर्स बनते हैं बेटा, तो इसके बाद मैं एमसीक्यू सीरीज भी आज ही मेरे चैनल पे हो जाएगी स्टार्ट। जो लोग, जिन लोगों को नहीं पता है मेरी यूट्यूब चैनल, मेरा जो नाम है यूट्यूब चैनल पे ER मोमिन मजीद, आप देख सकते हो 1000 एमसीक्यू सीरीज आज से रिलेशंस एंड फंक्शंस पे एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी वो स्टार्ट कीजिए, वो ज्वाइन कीजिए, और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ फायदा पहुंचा, तो आपको पता है, फिर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपको वीडियोस के बारे में लगता है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो खुदा हाफिज।